हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं मोहम्मद इदू हुसैन और आप देख रहे हैं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल द बियॉन्ड कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फिजिकल साइंस का। तो चलिए आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द लोएस्ट एल्टीट्यूड, यानी एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर का सबसे कम ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना लेयर होता है। अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ, तो अर्थ के ऊपर इस तरह से लेयर है, 1 2 3 इस तरह से। फर्स्ट लेयर जो होते हैं जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा ऑप्शन में है यहाँ पे मीजोस्फियर, उसके बाद होता है थर्मोस्फियर और आखिरी में होता है एक्सोस्फियर। तो सबसे कम ऊंचाई पे कौन सा लेयर है? तो सबसे पहले जो है उसी की ऊंचाई कम है, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन में है ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन सा लेयर सबसे ऊंचाई में है, हाई एल्टीट्यूड, तो वहां पे ऑप्शन में क्या हो जाता? एक्सोस्फियर। अगर यहीं पे अगर ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता कि कौन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन गैस मौजूद होती है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन गैस मौजूद होती है, तो ओजोन गैस कहां मौजूद होता है? ये स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस लेयर मौजूद होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहां पे, जैसे ही हम लोग अर्थ से ऊपर में जाने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटता है। यानी जमीन से जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटेगा। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 2 में है अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट पीवी डायग्राम विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। यहां पे एक पीवी डायग्राम दिया गया है और इस पीवी डायग्राम के मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पीवी डायग्राम हम लोग कहां पढ़ते हैं। पीवी डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ में। हम लोग पीवी डायग्राम को पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिश्ता होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। यानी एक को बढ़ाने से दूसरा क्या होता है? अपने आप घट जाता है। लेकिन यहां पे कुछ टर्म कांस्टेंट रहता है। जो कांस्टेंट रहने वाला टर्म है वो है टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर। इस लॉ में, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ यहां पे बनता है, पी भी का ग्राफ बनता है ऐसे, पी और भी का ग्राफ बनता है ऐसे। तो यहां पे पी और बी का जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, लेकिन यहां पे इस ग्राफ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मान लो कि इस यहां का मैंने टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी पीवी डायग्राम में एक और ग्राफ में खींच दूं इस तरह से, तो जो इस लकीर के ऊपर में जो दूसरा लकीर है इसका टेम्परेचर क्या होता है? ये बढ़ जाता है। तो इसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो इसका मान लो कि इसका होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो पीवी डायग्राम में जो ऊपर में होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो नीचे में होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो यहां पे पूछा गया है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 बराबर T2 और नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि पीवी डायग्राम में जो ऊपर में होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। यानी T2 ऊपर में है तो T2 का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा T2 T1 से।
तो T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर क्वेश्चन यही रहता है इस तरह से, एक डायग्राम आपको इस तरह से दिया रहता है, इस तरह से एक क्वेश्चन इस तरह से रहता एक कि ये है T1, ये है T2 और ये है T1, T2, T3। तो इसमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? जो ऊपर में है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3, यानी जो ऊपर में है उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जो बॉयल्स लॉ से था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज D, गैस का अगर वेपर डेंसिटी D है और मॉलिक्यूलर मास M है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर वेपर डेंसिटी D है और मॉलिक्यूलर मास M है, तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है? तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि मॉलिक्यूलर मास गैस का जो होता है वो डबल होता है वेपर डेंसिटी के। मॉलिक्यूलर मास डबल होता है वेपर डेंसिटी के। तो यहां पे सिंपल आपको ये रिलेशन याद रखना है कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके वेपर डेंसिटी के दुगुना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डबल दिया हुआ है वेपर डेंसिटी के। लेकिन यहाँ पे देखो वेपर डेंसिटी डबल क्या दिया है मॉलिक्यूलर मास, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आधा कर दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बराबर करके वेपर डेंसिटी का पावर 2 कर दिया गया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इन द फिगर बिलो। आपको ये रेजिस्टर यहाँ पे दिया गया है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, पैरेलल सीरीज दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। मैंने कैसे पहचाना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां पे आई जो करंट होता है, करंट इसमें करंट जो होते हैं, करंट मान लो कि ये करंट आई बह रहा है इस वायर में, तो करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी दोनों रेजिस्टर में करंट क्या फ्लो होगा? वो डिफरेंट फ्लो होगा। करंट जो है वो डिफरेंट फ्लो करेगा। लेकिन जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होगा? सेम होगा। यानी दोनों रेजिस्टर, ये रेजिस्टर 1 अगर R1 मान लो, इसको मान लो R2, तो दोनों में करंट डिफरेंट फ्लो करेगा, लेकिन दोनों का जो वोल्टेज है वो क्या होगा? सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो कि मैं इस तरह से एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये R1 है और ये R2 है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो करंट होता है वो सेम होता है दोनों में, R1 R2 में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये याद रखोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है क्योंकि करंट डिवाइड कर जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आपको याद रखना है, मैं आपको याद रखने का तरीका बता दे रहा हूं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस समथिंग, जितना भी रजिस्टर होगा सबको इस तरह से जोड़ते जाएंगे। अगर सीरीज होगा, सीरीज सिंपल में जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आगे जितना रजिस्टर आएगा सबको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और कितना रजिस्टर है? 2 ही रजिस्टर है यहाँ पे। तो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये इस तरह से लगाएंगे, बैठाएंगे और हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक और होता है कि जब भी दो पैरेलल में 2 रजिस्टर हो, जब भी पैरेलल में 2 रजिस्टर हो तो उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दो, दोनों का सम R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। क्या करना है?
जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो दोनों को सम करके दोनों का गुना कर देना है। अब यहाँ पे R1, ये R1 है और ये R2, तो यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, एक और एक कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय, और एक का गुना एक के साथ क्या होगा 1, यानी 2/1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। कैसे किया हमने, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 × 1, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 1, कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। यानी इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको ऑप्शन में मिल गया 2 ओम। यहीं पे अगर ये इस तरह से रहता, ये मैंने जो बनाया इस तरह से सीरीज में रहता इस तरह से, तो 1 ओम और 1 ओम, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इस तरह सिंपल में हम लोग जोड़ देते 1 R1 + R2, और यहाँ पे हो जाता 1 + 1 = 2, इसका भी आंसर क्या हो जाता, 2 ओम हो जाता। समझ में आया आप लोगों को कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में रहे तो सिंपल में जोड़ देंगे, और पैरेलल में रहे तो इसका R इक्विवेलेंट ऐसा है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो ऐसे करते हम लोग, ये फॉर्मूला लगाते 3 वाला, लेकिन जब भी 2 रहे, 2 का फॉर्मूला यही है कि दोनों का सम करके दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, जल्दी जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे क्या रहता, अगर यहाँ पे 2 ओम रहता तो क्या करते, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2, 2 और 2 कितना हो जाता 4, और 2 का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाता 4, तो इसका कितना आ जाता है, यहाँ पे 1 ओम आ जाता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन यहीं पे अगर 2 होता, यहाँ पे अगर 2 ओम लेते हम इस तरह से, 2 ओम 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, तो इसका सीरीज में क्या आंसर आता, 2 + 2 कितना 4 ओम, वहां पे पैरेलल में कितना आंसर आया 1 ओम। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ये बता दिया इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बना करके दिया, यहाँ पे मैंने बना करके दिया इस तरह से, यहाँ पे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 × 1 = 2। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, 1 R1 की जगह 1 + R2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय R1 × R2, यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, और 2 ओम यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये सारे चीज को मैं मिटा रहा हूं, जिसको लिखना है लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं सारी चीज। इस तरह जल्दी जल्दी मिटाते हैं फटाफट। ये है, मिटा दिया मैंने इसको, हाँ इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ पे क्या था, बॉन्ड था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 वाट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो वाट है किसका यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, ये वाट है पावर का ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो ये वाट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन 1 वाट को रिप्रेजेंट करता है। तो पावर का, इसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पावर का करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है P = I × V, I क्या है करंट और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तीसरा फॉर्मूला होता है पावर का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये 3 फॉर्मूला, अगर ये 3 फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं। अब अगर हम लोग ऐसा यूनिट दिया हुआ है तो चेक कर लेते हैं। करंट का ऐसा यूनिट होता है, कितना होता है एम्पियर, तो एम्पियर ले लो। वोल्टेज का कितना होता है V होता है। जब भी 1 वाट है तो सब में क्या होना चाहिए, अगर फॉर्मूला लगाए हम तो 1 एम्पियर होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, तो 1 लगा देंगे, चेक कर लेते हैं। यानी एम्पियर और वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे, यानी एम्पियर इंटू वोल्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए पावर का, ये I का स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर, और R बोले रेजिस्टेंस यानी ओम। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज यानी V का स्क्वायर, और V का स्क्वायर वोल्टेज का के लिए V स्क्वायर ही होता है, और रेजिस्टेंस के लिए ओम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्टेज इंटू एम्पियर, यानी ऑप्शन ये तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे है एम्पियर स्क्वायर ओम स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर नहीं ओम होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देख रहे हैं एम्पियर स्क्वायर बाय ओम, यहाँ पे क्या होना चाहिए वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए भी गलत है। और यहाँ पे 1 ओम सीधा लिखा हुआ है, ये तो ओम जो यूनिट होता है वो तो रेजिस्टेंस का होता है, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वोल्ट इंटू एम्पियर, यहाँ पे है वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर आपको ये फॉर्मूला तीनों याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है,
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपाउंड हैज ए कोवेलेंट डबल बॉन्ड। यानी आपको 4 कंपाउंड दिया गया है और ये चारों कंपाउंड में किस कंपाउंड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है। तो अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप खींचते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों जो है 2 मार्क्स के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचने के लिए आता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम इसका खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जबकि मीथेन में, अमोनिया में और वाटर में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होती है। मैं इसको यहाँ पे आपको बना करके दे रहा हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां पे लिया मैंने ऑक्सीजन और इधर में लिया इस तरह से हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 6। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। हर एक एलिमेंट जो होता है वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट होता है और हर एक एलिमेंट क्या होता है, ऑक्टेट, यानी अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन ये किसी तरह चाहेगा कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन को अपना समझ करके अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। तो ये करेगा क्या कि ये 6 तो इलेक्ट्रॉन अपना ही और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा इस तरह से। और जबकि हाइड्रोजन बोलेगा कि हाइड्रोजन ये कहेगा कि जब तू मेरा इलेक्ट्रॉन को अपना समझ रहा है तो मैं भी तो तेरा एक इलेक्ट्रॉन को अपना समझूंगा। तो ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपना समझता है। इससे हुआ क्या कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गया कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन को अपना समझ, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को अपना समझ रहा हूं। इससे क्या हो गया, यहाँ पे शेयरिंग हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेयरिंग हो गया। उसी तरह से इधर भी होगा, ये इधर वाला ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपना समझ रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा। इससे क्या हो गया, यहाँ पे एक शेयरिंग हो चुका है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिंगल और इस तरह से खींचने के लिए भी आता है एग्जाम में H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, 2 और 2 4। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ऑक्सीजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो 6 ऑलरेडी इसके पास है, कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा, 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 6 है तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा। इस तरह से बन जाएगा इसका 6 और 2 8। अब ये कार्बन कहेगा कि हमको भी तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा और इससे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन खुद का, इसका 2 इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कितना 4 का तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा था, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। उसी तरह से अमोनिया का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। वो कितना होता है, 5 होता है। हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनेगा, इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अमोनिया जो मीथेन है, मीथेन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस और हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा कंपाउंड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपको इस चारों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचना आना चाहिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यही से मैं अलविदा कह रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 था। अगर पार्ट 1 अगर अच्छा लगा तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।